आज देखेंगे चार्टर 1813 का कुछ प्रावधान कल बच गया था, उसको नहीं किया गया था। चार्टर 1813 में 2-3 प्रावधान और बचे थे जिसको आज हम लोग करेंगे। उसके बाद 1813 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1833 पे चलेंगे, 1833 के बाद 1853 पे चलेंगे। तो आज लगभग कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको बड़ा टेक्निकली रूप से समझना है। जैसे एक अभी हम बता दे रहे हैं, एक पॉइंट बीच में आएगा, प्रांतीय विधान परिषद। कल को जब आप आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1919 पढ़ेंगे, 1935 पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ भारतीयों के लिए भी कार्यपालिका में विधायिका में उनको भी संख्या दी जाती है। ये सब आता कहाँ से है? विधायिका वाला सिस्टम कैसे 1935-1919 में आ गया था? तो ऐसा नहीं था, पहले से ही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ही है, लेकिन उसमें भारतीयों का स्थान नहीं है। तो आइए चार्टर 1813 के कुछ जो प्रावधान बचे थे वो देख लेते हैं। चार्टर 1813 में आप पहले ही आपने पढ़ा कल कि BEIC को 20 साल का फिर से अधिकार पत्र प्राप्त हो गया व्यापार करने का, और कंपनी का व्यापार जो था एकाधिकार उसको समाप्त किया गया। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है। एकाधिकार समाप्त का मतलब कुछ 2 विभाग में छोड़कर चाय और चाइना से व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा जो भी व्यापार में इनके क्षेत्र थे उसमें ब्रिटेन के और भी कंपनियों को सुविधा मिली कि वो आकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। भारत में ईसाई मशीनरी को इसी में प्रवेश की अनुमति मिली थी, ये भी आपने कल पढ़ा। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी अनुमोदन किया गया। और राजा ने बताया कि भारत पर संप्रभुता पूरी तरह से राजा का है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया था कि राजा को भी कन्फ्यूजन होने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही तो कहीं भारत नहीं हो गया। तो इसलिए भारत पर अपनी संप्रभुता की व्याख्या भी इसी चार्टर में 1813 में किया गया है। उसके बाद के जो प्रावधान थे वो आप नहीं पढ़े थे, तो उसको आज मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, यानी अगला पॉइंट है 5 पॉइंट जो आपने कल का पढ़ा उसके बाद का है। अब कोई भी किसी की नियुक्ति करनी हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसमें सम्राट की यानी क्राउन की स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं और अपने यहाँ किसी भी प्रकार के निदेशक मंडल या कोई भी निदेशक व्यापार मंडल में या कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी भी प्रकार की नियुक्ति करते हैं, तो उसमें आपको सम्राट की अनुमति आवश्यक होगी। एक तो ये पॉइंट छूटा था। उसके बाद बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन सब के लिए परिषद बनाए गए, काउंसिल बनाई गई जो कानून का निर्माण करेंगी, और ये कानून जो बनाए जाएंगे, निर्माण होगा, इनमें भी स्वीकृति सम्राट की आवश्यक है, यानी संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। तो किसके किसके लिए हुआ था? तो आप याद रखिए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून का जो निर्माण आप करेंगे, कानून की निर्माण प्रक्रिया या निर्माण करने के बाद, ऐसे कर ले, निर्माण करने के बाद संसद की, ब्रिटिश संसद लिख लीजिएगा, संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ये काम इसमें 1813 के चार्टर में किया गया, जो धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि बहुत तेज़ी से BEIC के ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरह से क्या लगाने की कोशिश की जा रही है, नियंत्रण पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। ये सभी चार्टर 1813 के प्रावधान हैं जो मुख्य रूप से आपको समझने हैं, अच्छे तरीके से इसको समझ के लिखना है। केवल चार्टर 1813 में यही प्रावधानों को दिखाया गया है। प्रावधान को दिखाने के बाद इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक्स आपको मतलब एक्सप्लेन में उतना नहीं देना है जो कि मेंस में लिखा जाएगा। मेंस के भी यही आंसर पॉइंट बनेंगे, जो चार्टर के पॉइंट हैं वही बनेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनेगा, बहुत सारा पृष्ठभूमि बनेगा, क्यों लाया गया, क्या कारण था, ये सारी चीज़ें मेंस में लिखी जाती हैं, एक अच्छा उत्तर बन सकता है। इसके बाद है चार्टर 1833। 1833 के चार्टर में 1833 चार्टर एक्ट में क्या किया गया है वो समझिए। इसी को आपको अच्छे से समझना है।
20 साल बाद फिर अधिकार प्राप्त हुआ। 1813 से 20 साल जोड़ लीजिए, 1833, तो अधिकार फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। उसके बाद इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। एक नया पद आ गया, मैंने आपको पहले ही इसका एक चार्ट बना के दे चुका हूँ मेंस के लेवल का, तो उसमें आप देखेंगे कि 3 बार ऐसा हुआ है जो नाम बदले गए, पद बदले गए हैं। तो 1833 भी है उसमें। 1833 के चार्टर में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इसी में एक नया पद आया, भारत का गवर्नर जनरल। जो किसे बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन बना? अच्छा, वारेन हेस्टिंग हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण रूप से कुछ ऐसी पावर दे दी गई जो विधायी शक्तियाँ थी। विधायी शक्तियाँ मतलब पहले ऐसे आप समझ लीजिए, आज के समय में हमारा जो शासन प्रणाली चलता है उसमें जो सरकार चलती है, जैसे आप सरकार कहते हैं तो सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा चलती है। प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो सरकार के द्वारा करते हैं। सरकार का मतलब मंत्रिमंडल, जो मंत्री बनते हैं। अगर आप विधानसभा में लें तो मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल होगा, और अगर आप संसद में लें तो प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट होगा, मंत्रिमंडल, वो देश चलाते हैं, उसमें मंत्री बैठे होते हैं, वो प्रशासनिक कार्य को देखते हैं। लेकिन अगर कानून बनाने की बात आती है तो पूरी संसद कानून बनाती है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनका भी अनिवार्य होता है, और जो नहीं होते हैं उनका भी राय और उनकी भी स्वेच्छा देखी जाती है, उनका भी वोट जरूरी होता है। जो आपके यहाँ विधेयक और बिल आता है उसमें कानून बनाने के प्रावधान होते हैं। तो जब कानून बनाया जाता है तो पूरी संसद बनाती है, और जब सरकार चलानी होती है तो कैबिनेट चलाती है। तो कैबिनेट जो चला रही है, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ का मतलब हो गया मंत्रिमंडल से संबंधित, और उसमें कानून की शक्तियाँ भी अलग से आ जाएंगी। अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को, अच्छा लिख लीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल जो नया पद आया है, इसको किस शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया गया, बढ़ाया गया, ठीक। बढ़ाया क्या गया? अब इसी को एक पावर मिल गई विधायी शक्तियाँ बनाने का। मतलब इसके अंदर विधायी शक्तियों का भी एक समावेश कर दिया गया, जो विधायिका संबंधित शक्तियाँ इनके अंदर निहित हो गई। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मद्रास और बम्बई जो बचे हुए हैं, बंगाल का ये गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 2 आपके पास प्रेसिडेंसी बची, एक मुंबई और एक मद्रास। मुंबई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी इसी प्रावधान, इसी चार्टर के अंतर्गत अपनी शक्तियों को खो दिया है। मतलब पहले उनका भी पावर था, वो भी बनाते थे अपने क्षेत्र के लिए। इसको और अच्छे समझना चाहते हैं मेंस लेवल से तो आप समझ लीजिए, अगर आप मद्रास में झूठ बोलते हैं या मद्रास में चोरी करते हैं तो उसके लिए अलग सज़ा। अगर आप बम्बई में झूठ बोलते हैं और बम्बई में चोरी करते हैं तो उसके लिए अलग सज़ा। बंगाल में अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो उसके लिए अलग सज़ा। क्यों? क्योंकि हर गवर्नर के पास अपनी विधायी शक्तियाँ थीं अपने यहाँ के कानून बनाने की। उसको 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। 1833 के चार्टर में भारत के गवर्नर जनरल, जिसको बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया है, उसी को दे दिया गया है ये क्षमता कि वही क्या करेगा, अब मुंबई और मद्रास और बंगाल तीनों के लिए विधायी शक्तियाँ का निर्माण करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन बार बार होता है, कंपनी का जो एकाधिकार था 1813 में आपने देखा था, सॉरी यहाँ पर एकाधिकार के पहले लिख लीजिएगा व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त। पूर्ण रूप से समाप्त का मतलब ये है जो चाय बचा था और चाइना से जो व्यापार करने की इनके पास पावर थी वो भी समाप्त हो गया। चाय एवं चीन से व्यापार की समाप्ति। जो 1813 में केवल 2 प्रावधान इनके पास थे, 2 शक्तियाँ थीं। चाय का यही बिजनेस करेंगे यहाँ पर भारत में, और चाइना के साथ अफीम का बिजनेस यही करेंगे। उनकी भी समाप्ति होगी 1813 में। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आप देखें तो धीरे धीरे पूरा तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जा रहा है। इस बात को हमेशा पकड़ के चलना है आपको, कैसा क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही है। ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद है जिसको कि आपको अच्छे से समझना है। भारत के जो पहले थे
भारत जो परिषद बनता था उस परिषद को भारत परिषद कहा गया, जो 4 सदस्यीय थे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में, फिर 3 कर दिया गया, अब फिर 4 किया जा रहा है 1833 में ही। मतलब जो परिषद थी उसे भारत का परिषद कहा गया और सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर पुनः 4 कर दी गई। ठीक, 3 जो सदस्य बनेंगे वो तीनों सदस्य हमेशा जो सामान्य विषय होंगे उस पर अपनी राय और अपने चीज़ों को रखेंगे। एक जो सदस्य होगा जब वो कानून बनाने की कोई बात होगी तो उस समय वो परिषद का हिस्सा बनेगा और कानून बनाने में अपनी राय देगा। बात को फिर से समझ लीजिए, जो पुरानी पद्धति चली आ रही है 4 से रेगुलेटिंग एक्ट में 4 था, उसके बाद 3 किया गया, 3 के बाद अब 4 भी किया जा रहा है, तो भी वो 3 की शक्तियाँ वही हैं जो प्रशासनिक कार्य को चलाने में उनकी सामान्य विषय पर उनकी राय आवश्यक है, चौथे की आवश्यक नहीं है। चौथे की राय कब आवश्यक है? जब कोई विधि बनाया जाएगा, कोई कानून बनाया जाएगा तो चौथा व्यक्ति का रहना आवश्यक है। तो फिर से परिषद की संख्या 4 कर दी गई, जिसे भारत का परिषद कहा गया। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको। चलिए, इसी अधिनियम के अंतर्गत चौथा आप लिख लीजिएगा, 5वां मैं बता दे रहा हूँ। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, किस चार्टर के अंतर्गत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो ये याद रखिए 1833 गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 का जो चार्टर था, अब यहाँ पर बहुत सारी पीछे की पृष्ठभूमि है। इस पॉइंट को अगर आपको लिखना हो मेंस में तो आप राजा राम मोहन राय को भी ला सकते हैं। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के कारण 1833 के चार्टर में ब्रिटेन की संसद ने एक प्रावधान लाया जिसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद वही जो भारत का परिषद है उसे गवर्नर जनरल सहित अगर बोलेंगे तो 100 परिषद बोलेंगे। 100 परिषद, भारत का परिषद, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून जो भी होता था, पहले का 4 लोग थे, पहले 3 लोग थे, उसके पहले 4 लोग थे। जब ये कानून बनाते थे पहले तो इसे विनियम कहा जाता था, अब इसे अधिनियम कहा जाने लगा। पहले 3 लोग थे इससे पहले, तो वो भी कानून बनाते थे, तो उससे पहले जो इनका नाम रखा गया था उसे विनियम कहा जाता था। विनियम, कानून नहीं कहा जाता, विनियम कहा जाता था। लेकिन जब अब 4 सदस्य इनके कर दिए गए, एक सदस्य जब कानून बनाएगा तो चौथा सदस्य का बैठना अनिवार्य है। 3 सदस्य सामान्य विषयों पर अपनी राय देंगे और प्रशासन को चलाएंगे, लेकिन चारों सदस्य का होना तब आवश्यक है जब वो कानून बनाएंगे। तो अब जो कानून बनेगा चारों के द्वारा उसे विनियम न कह के अधिनियम कहा गया। ये भी इसी में है। ठीक है, अधिनियम शब्द की उत्पत्ति किस चार्टर के अंतर्गत हुई है? तो याद रखिए 1833। 1833 के चार्टर में एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया था। जितने भी कानून थे उन कानूनों को सुधार करने का प्रयास किया गया था और एक धारा 87 लाई गई थी, 87। ठीक है, धारा 87। इस धारा 87 के अंतर्गत ये कहा गया था कि जाति, धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर नौकरियों में मनाही नहीं की जाएगी। निषेध प्रणाली को समाप्त किया गया। ठीक है, आप भारत में जन्म लिए हैं तो हो सकता है आपको इसमें जॉब ना मिले, या आपका ऐसा धर्म है तो हो सकता है इस क्षेत्र में आपको जॉब ना मिले। तो ये जो चीज़ें थी इसको समाप्त किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। ये प्रावधान लाया गया था लेकिन पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विरोध इसमें था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी स्वायत्तता भारत में बचा के रखनी चाहिए, इसलिए ये धारा 87 के अंतर्गत जो आप धर्म, जाति, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर निषेध ला रहे हैं नौकरियों में, उसमें इसको लागू न किया जाए। अगर इसको लागू कर देंगे तो भारतीयों की संख्या अधिक है, भारतीयों में भी इसके प्रति जागरूकता आएगी और एक समय हमारा ब्रिटिश स्वायत्तता भारत पर से समाप्त हो जाएगा। नौकरी का मतलब समझ ही रहे हैं, आज जो कार्यपालिका में रहेंगे आप ही के अधिकारी रहेंगे ब्रिटिश के, तो ब्रिटेन की बात तो ज़्यादा मानेंगे। तो मिला जुला के स्वायत्तता का मतलब यहाँ यही हुआ कि स्वायत्तता पूरी रूप से भारतीयों को न देकर अपने हाथ में रखना चाहिए।
जो पोस्ट या जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारतीयों के अधिकार हमें उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं कर सकते हैं, वहीं पर कोई प्रावधान करना चाहिए। तो धारा 87 के अंतर्गत एक ऐसा प्रावधान इसी चार्टर के अंतर्गत लाया गया था जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा देखा जाता है कि ब्रिटेन की संसद का मनोवेग या मनोदशा भारतीयों को अच्छे अधिकार और अच्छे अवसर उपलब्ध कराने का था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबरों ने, सदस्यों ने इसका क्या किया, घोर विरोध किया, और जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात को ब्रिटेन संसद को मानना पड़ा। और इस धारा 87 के अंतर्गत ये जो प्रावधान थे, धर्म, मूल, जाति और वंश, जन्मस्थान के आधार पर नौकरियों में निषेध वाली जो प्रणाली आ रही थी वो नहीं आ पाई। बात समझ में आ गया? तो ये भी आप लिख लेंगे पॉइंट, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका चार्टर 1833 का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसमें मेंस के लेवल से 2 प्रश्न उत्तर बन सकते हैं जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1813 में तो नहीं कर सकते हैं, 1833 में कर सकते हैं। एक दास प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया, इसके पीछे आप पृष्ठभूमि बता सकते हैं। जब ये पॉइंट लिखेंगे तो उसके नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके जो अपनी राय आप देना चाहें, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा है, तो राजा राम मोहन राय ने किस किस तरह के प्रयास किए थे इस दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, कौन सा ब्रिटिश ऐसा अधिकारी था जिसने इसको समाप्त करने के लिए उनकी मदद की। ये सारे प्रावधान 5-6 लाइन में इसके नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप करके लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया अभी, धारा 87 के अंतर्गत धर्म, जाति, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर नौकरियों में निषेध प्रणाली लाई गई थी कि आप किसी को मना ही नहीं करेंगे। उसका न लागू होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विरोध क्यों किया गया, स्वायत्ता क्यों रखनी जानी थी, ये सब चीज़ों को आप अपने स्पष्ट स्तर में लिखेंगे कि भाई उस समय की स्थिति ये थी और उस समय भारतीयों को अगर ये चीज़ें मिलती तो उसका प्रभाव कुछ और होता आने वाले समय पे। इन तरह के पॉइंट को, अपने विचार को आपको ये 2 में 1833 के चार्टर के 2 पॉइंट में आपको डालना चाहिए, एक मेंस के लेवल में। सभी में तो नहीं हो सकता, सबका अलग अलग है। तो 1833 यहाँ पर आपका समाप्त होता है। 1833 के बाद 20 साल बाद फिर आपको कंपनी के लिए मिलना अधिकार पत्र होता है, जो आता है लास्ट में 1833 के बाद 1853 का एक्ट। इससे पहले एक आप बात समझ लीजिए कि 1833 के बाद बहुत अधिक रूप से ब्रिटेन में भी और भारत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण ब्रिटेन के लोग भी चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अधिकार पत्र न मिले। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो चाह ही रही थी कि हमें अधिकार पत्र मिल जाए। ये दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो 1853 के चार्टर का पहला प्रावधान आप देखेंगे तो बड़ा आपको लगेगा कि बड़ा मानसिक एक खेल जो होता है, माइंड गेम जो होता है, वो ब्रिटेन की संसद ने खेला था। और इसमें ऐसे प्रावधान लाए गए कि न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा नाराज़ हुई और जो लोग चाहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर पूरी तरह से बंध जाए, वो लोग ज़्यादा खुश भी नहीं हुए। मतलब दोनों को बैलेंस करके चार्टर लाया गया है। ठीक है, अगर हम इधर लिखे तो ज़रा देख लीजिए, आ रहा है वीडियो में। अगर इधर लिखे या उधर लिखे कहीं भी, अगर यहाँ लिख दे तो आ जाएगा, इधर लिखे तो आ जाएगा ना। चलिए ठीक, यहाँ पे हम छोटे में आपको कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में कंपनी को जो अधिकार पत्र मिला था वो इस तरह से मिला था कि 20 साल का जो बार बार अधिकार पत्र दिया जा रहा था, इसमें दे दिया गया अनिश्चित काल तक। मतलब कंपनी को जो अब अधिकार पत्र मिल रहा है 20 वर्ष न लिखकर अनिश्चित काल 1853 में लिखा गया। तो सबसे पहले किस चार्टर में कंपनी को अनिश्चित काल तक अधिकार पत्र दिया गया? तो 1853 में। अनिश्चित काल क्यों दिया गया? नहीं समझ में आ रहा आपको? 20 साल तक दे देते हैं तो बीच में ब्रिटिश संसद कैसे उनको वापस करती? विरोध करते ना, 20 साल तक आप ही ने तो लिख के दिया। क्राउन की बात का कोई मतलब ही नहीं होता। उस जमाने में भी 2 ही लोग की बात का मतलब था, एक ब्रिटेन के सम्राट का और एक संतोष झा का। इसके अलावा कोई नहीं था। ब्रिटेन के संसद में जो बातें हो रही हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा 20 साल के लिए अधिकार पत्र दे दिया जाए तो। इसलिए माइंड गेम खेला और लिख दिया अनिश्चित काल। मतलब बीच में भी आपको हटा सकते हैं। 20 साल नहीं लिखा, 20 वर्ष नहीं लिखा। अब आपको समझ में आ रहा होगा ब्रिटेन आप पे इतना दिन राज क्यों किया। इनकी बुद्धि देख लीजिए।
अपने लोगों को इतना फंसाते थे, तो आप लोग तो ऐसे भी कंपनी के अधिकार पत्र को अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। ठीक, पहला पॉइंट है ये। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही हम आपको यहाँ पे मेंशन करते हैं। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो थी 24, आपने पढ़ा होगा 24, इससे पहले आपको बताया गया 24 थी, उसे घटा के 18 कर दी गई। यानी निदेशक मंडल जो पहले था, निदेशक मंडल की संख्या 24 से कितनी कर दी गई? 18। जिसमें एक और लॉजिक गेम खेला गया, जिसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट करेंगे। अब कितने हो गए? 12। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 12 सदस्य और 6 सदस्य जो होंगे वो क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। टोटल हो गया कितने? 18। 24 से 18 कर दिया गया, पहले तो ये कर लीजिए। 18 में भी 12 होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और 6 सदस्य होंगे राजा के द्वारा। ठीक, 18 हो जाएंगे। विधि सदस्य जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 में 3 सामान्य थे, सामान्य मुद्दों पर, और 1 विधि सदस्य था कानून बनाने में, उसे भी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब 4 फिर से हो गए। किसमें? 1853 में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है 1833 1853 में कैसे बदल रहा है, इसी को तो पकड़ के चलना है। ठीक है, और राइटिंग करनी है, राइटिंग करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कल को आप चार्टर के प्रति ये नहीं कहेंगे कि दिमाग चार्टर चाट जाता है, ऐसा बात नहीं है। आप चाहेंगे तो आप नोट्स तैयार करिए, मेंस लेवल से नोट्स तैयार करिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको याद होने लगेंगी। तो विधि सदस्य जो था, जो इससे पहले 1833 में चौथा व्यक्ति, उसे गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक, अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी की ओर विधायी शक्तियों को, गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसे विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति दोनों अलग अलग कर दिया गया। कार्य चलाने के लिए अलग और विधायी शक्ति के लिए अलग, कानून बनाने के लिए अलग, और जो कानून नहीं बनाएंगे, सामान्य विषय का देखेंगे, उसके लिए अलग। वो क्या किया गया अभी हम आपको बताते हैं। गवर्नर जनरल की एक विधायी शक्ति विधायी परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल की, जिसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। ठीक, इसमें सदस्यों की संख्या 12 सदस्य होंगे और 6 सदस्य आपको जोड़े गए। मतलब 12 सदस्य पहले नहीं थे, पहले तो 6 ही थे, 12 सदस्य कर दिया गया, मतलब 6 जोड़ दिया गया। तो पहले 12 नहीं थे, पहले 6 थे, फिर इसमें क्या कर दिया गया? 6 जोड़ दिया गया। अब ये 6 कहाँ से आए, इसी को समझना है। ये कौन से सदस्य की संख्या बता रहा हूँ, कौन सा परिषद? विधायी परिषद, जो कानून बनाएगा। कार्यकारी परिषद से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, 6 सदस्य हुआ करते थे, आप पढ़े होंगे इससे पहले। तो 24 और 6, 2 आपको मिला होगा, एक निदेशक मंडल, इंग्लिश में बोर्ड ऑफ काउंसिल, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक में तो 24 थे, उसे 18 कर दिया गया, और एक में 6 थे, तो 6 रहने दीजिए, उसमें और एक्स्ट्रा 6 जोड़ दिया गया। ये जो 6 सदस्य थे ये कहाँ से आए? विधायी शक्तियाँ, केवल विधायी कानून ये बनाएंगे, कानून से संबंधित प्रावधान ये बनाएंगे। 12 सदस्य किया गया, जिसमें देखिए 4 तो आप ऐसे कर लीजिए, एक मद्रास हो गया, एक बम्बई हो गया, ठीक है, एक आगरा हो गया। ये हो गया बम्बई, मद्रास और आगरा। प्रत्येक सदस्य से, प्रत्येक जगह से एक एक सदस्य ले लीजिए, 3 हो गए। यहाँ से 1 + 1 + 1, ठीक हो गया 3। इसके बाद बड़ा अच्छा काम किया गया इसमें, मुख्य न्यायाधीश इनको भी जोड़ दिया गया। ठीक, और इनके एक कनिष्ठ न्यायाधीश को, मतलब इनका कलीग, आपका जूनियर जो होगा, उसको एक जोड़ दिया गया। कितने हो गए? 3 2 5, एक बचा। गवर्नर जनरल को ये शक्ति मिल गई कि आप भी इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। आप भी इसको क्या कर सकते हैं? इसमें अपना राय दे सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी मतलब जितना आप चार्टर पढ़ेंगे उसमें कभी भी उनको अपनी राय देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये टोटल सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई। छठवां कौन है? गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल पंजाब। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया है। मतलब क्षेत्र से जो लोग आएंगे उनको भी प्रतिनिधि के रूप में दिया जाएगा। बाद में यही आप देखेंगे केंद्रीय प्रतिनिधि, केंद्रीय जो आपका विधान परिषद है, उसी विधान परिषद में
जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भी संख्या स्थान दिया जा रहा है। तो यही आप देखेंगे 1935 में केंद्रीय विधान परिषद बनेगा, उसके बाद एक आपको मैंने पढ़ाया था प्रांत परिषद बनेगा और एक आपका केंद्रीय बनेगा। तो उसमें जो सदस्यों की संख्या आप देख रहे थे 104 हो गया था, जो मेंस में आपको बताया गया था कि इस तरह से लिखना है, उस दिन चार्ट मैंने बनाया था। उसमें आप जो देखेंगे कि प्रांत और केंद्रीय अलग अलग हो रहा है, ये एक स्टार्टिंग फॉर्म है, यहाँ से जो चार्टर में चीज़ें थी उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि को प्रारंभ हिस्सेदारी दी गई है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो उस समय थे उनको हिस्सेदारी दी गई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट पॉइंट क्या था 1853 के चार्टर में, सिविल सेवक जो होंगे, जिसकी तैयारी में लोग पगलाए रहते हैं फालतू का, सिविल सेवक जो होंगे उनका जो चयन होगा पहले होता था बिना प्रतियोगिता के आधार पर। 1853 में हो गया कि अब खुली प्रतियोगिता होगी, जिसमें जितनी क्षमता होगी वो दिखाएगा। आगे GS4 का पेपर लिखे, एथिक्स लिखे और केस स्टडी का अध्ययन करें। केस स्टडी में अच्छे दास प्रथा तो समाप्त हो गया, तो उस समय तो एथिक्स का पेपर रहा नहीं होगा जैसे आज है, नहीं तो दास प्रथा फिर से शुरू हो जाती। बहुत सारा प्रावधान ऐसा होता जिसमें कि आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, तो केस स्टडी मिलता। मैंने आपको कल केस स्टडी बताया भी था एक, आप लोग को पता नहीं कौन सी बुद्धि इधर उधर होने लगी थी। कॉमन सेंस वाला उत्तर बड़ा ज़्यादा देते हैं आप लोग, कॉमन सेंस वाला उत्तर अब न दें, थोड़ा सा अलग दें। अच्छा, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिला कि नहीं मिला जो एथिक्स का प्रश्न था उस दिन मैंने पूछा था, 2 लोग हैं मट्टी तेल ले खड़े हैं आत्महत्या करने के लिए। अच्छा, आप लोग ने उसके अलावा और एथिक्स पे कोई नहीं देखा उसका उत्तर। एथिक्स में ज़रूरी है जो हम बोलेंगे वही सही होगा, जो एग्जामिनर देगा वही सही होगा। तो बहुत सारे विचार रखिए, उस विचारों में से एक विचार को निकालिए, ठीक है। एथिक्स का तो मतलब यही है नैतिकता, जो किसी में होता नहीं है, ये सब बातें कहने की हैं। सिविल सर्वेंट में होता है, जो वो पेपर निकाल लेगा तो होगा तभी ना निकालेगा। हाँ, लिखना है लिख लेंगे, बाद में फिर देखते हैं, हो पाएगा तो करेंगे कुर्सी बैठ के, नहीं हो पाएगा तो छोड़ देंगे। उस समय कौन सी जांच हो रही, क्यों? लेकिन लिखना तो है, अब लिखने में तो ज़रूरी है, लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बार इसमें 1853 के चार्टर में सिविल सेवक जो नियुक्त किए जाते थे, नामजद किए जाते थे, नियुक्ति होती थी, उसे हटाकर खुली प्रतियोगिता के द्वारा सिविल सेवकों का नियुक्ति होने लगा। और इसी में बना है जो आपसे कभी कभी PCS के UPSC के क्वेश्चन पूछता है, 1854 में मैकाले समिति, लॉर्ड मैकाले बोला जाता है, लॉर्ड ब्रिटेन वालों के लिए हैं, लॉर्ड मतलब भगवान। अब हम लोग कैसे भगवान मान ले? हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में इतने भगवान हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, उसके बाद सुपरमैन है, शक्तिमान हमारे हनुमान जी। आज बुधवार है, बोल सकता हूँ, मंगलवार होता तो बोल तो रहा हूँ बुधवार है। हाँ, वो कान की समस्या है, लेकिन यही मंगलवार होता शनिवार होता तो नहीं बोलते हैं। हम लोग के यहाँ भगवान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ब्रिटेन में केवल लॉर्ड। अच्छा, एक बात आपको पता है, छींक जब आती है कि नहीं आती है? आती है। आती है या आता है? छींक आता है या आती है? आती है। ओके, व्हेन यू डिसाइड, हाउ कैन यू डिसाइड? Sir, it's written on book. ओके, इन हिंदी? नहीं, in English. छींक इंग्लिश में लिखा गया कि फेमिनिन है। वो किताब पढ़ना मैं चाहूँगा जहाँ पे ये लिखा है, छींक आती है या आता है। इस तरह के प्रश्न भी हिंदी में आते हैं, शुद्ध कथन शुद्ध करने के लिए। तो हिंदी तो हमारी बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी अपनी हिंदी हमसे अच्छी बनाइए। लेकिन तो छींक जब आती है, चलिए आप लोग कहते हैं तो आती ही है, ऐसे आजकल आती ही तो नहीं है, आती है।
वो बेचारे डेथ कर गए। जो ये बहुत अच्छा है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ऐसा हर जगह नहीं होता है, कुछ लोग तो बुलाते भी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि छींक जब आती है तो आपको पता है कि पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम, ब्लड, ऑर्गन्स सब काम करना एक साथ बंद कर देता है। बड़ा मजा आता था आप लोग छींकते थे तो ना, सोच लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं है, एक फ्रेंड है, वो बड़ा लॉजिकली चीज़ें अपने फेसबुक पे डालते हैं और जूलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डालते हैं। वो गर्ल्स है, प्रियंका सिंह नाम है। तो एक दिन मैंने पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उनके रहता है, लेकिन फेसबुक पे कम रहते हैं। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो डिटरमाइन कर देती है माइंड को, इसलिए हम भाग जाते हैं। लेकिन कभी देखता हूँ तो बहुत अच्छा। उसी मैंने देखा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज है ये, कि एक साथ पूरी बॉडी का ऑर्गन्स और ब्लड के जो धमनियाँ उमनियाँ होती हैं, ये सब जो फालतू चीज़ें भगवान दे के भेजा है आपको, ये सब काम करना बंद कर देता है जी। हार्ट भी आप ही के पास है ना कि कहीं टंगा है? आपकी बॉडी में जो है वो एक साथ काम करना बंद कर देता है। इसलिए उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसलिए ईसाइयों को जब छींक आता है ओ गॉड बोलते हैं, ठीक। मुस्लिमों को जब छींक आता है तो नहीं, अल्लाह से संबंधित कुछ और भी बोलते हैं वो। और हिंदुओं को जब छींक आता है कोई अरे राम। अच्छा, कुछ लोग की छींक भी अलग अलग होती है। किसी का लगते से निकलते निकलते रुक गया, बस रुक गया। अब कुछ तो ऐसा मारते हैं कि 2-4 किलोमीटर सुनाई देता है बड़ी। लेकिन हाँ, ये वर्ड जो बोले जाते हैं छींक के तुरंत बाद, क्यों बोले जाते हैं? इसलिए बोले जाते हैं कि भगवान दोबारा हमें जिंदगी दे दिए। एक पॉइंट और उनके फेसबुक पे था छींक से संबंधित। अगर आप प्रयास करिए छींक के समय, या आज थोड़ा मेरा मूड है, जिस दिन छींक तो अनैच्छिक क्रिया है, जिस दिन छींक आएगा, मेरी कसम आप खा लीजिए, सर की कसम। सर की कसम बोलते हैं ना आप लोग, मतलब किसी के ऊपर सर रखते हैं। मैं खुश क्यों नहीं रहता? उसका कारण यही है कि आप लोग हर दिन मेरी कसम खाते हैं, सर की कसम, सर की कसम, और दिखाते हैं किसी के सर के ऊपर हाथ रख के, लेकिन कसम खाते हैं आप मेरी। तो मान लीजिए कि आपने कसम खा लिया, इस सर की कसम, अगर छींक आया अगली बार मुझे कभी भी, तो मैं अपने आँख को सिकुड़ने नहीं दूंगा, खोल के रखूंगा। कभी हो सकता है आँख बाहर आ जाएगी। भगवान करे ना हो, और ना आप ट्राई करें, आँख बाहर आ जाएगी आपकी। सदमे में क्यों हो गए? इतना ज्यादा सदमे में होने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रयास क्यों करना? रिस्क है यार, मत करो। नहीं, सूरदास बनने में देरी नहीं लगेगी। ये मैकाले समिति का जो गठन हुआ है 1854 में हुआ है, और ये किससे संबंधित है? सिविल सेवकों से संबंधित है। सिविल सेवक प्रतियोगिता से संबंधित है। जो पहले के प्रावधान था कि क्या होगा, खुली प्रतियोगिता नहीं होगी, नामजद नियुक्ति पर होगी, वो चीज़ें समाप्त करके लाया गया था। किस प्रकार से होगी, उसके लिए मैकाले समिति बनाई गई। ये समिति ने प्रावधान दिया, ठीक है। एक अंतिम और लास्ट पॉइंट 1853 में है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जिसे आप भारत का गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, उनकी शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनके ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा हो गया कार्य का। तो उनके लिए एक बंगाल का एक अलग से पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको एलजी बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक अलग से पद बना जो इनके कार्य को थोड़ा हल्का करेगा। एक लास्ट पॉइंट ये था, जैसे एलजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एलजी आपकी टीवी भी आती है, मोबाइल भी आती है। एलजी का लोगो क्या है सर जी? नहीं, वो लोगो नहीं पूछ रहा हूँ, होलोग्राम वाला लोगो नहीं पूछ रहा हूँ। एलजी का लोगो मतलब ऐड में क्या बोलता है लास्ट में, जैसे आपको मैं समझा दे रहा हूँ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, किसका है?
नहीं समझ में आया, नहीं आप पकड़ पाए। Yes, sir. समसामयिकी करंट अफेयर्स में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। बहुत पहले मैंने MBA का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एक प्रश्न आया था, LG का लोगो क्या है? लाइफ इज़ गुड। Yes, sir. Life is good. Yes, sir. Last में sir. तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि टीवी देखना कितना ज़रूरी है। अगर कोई प्रतियोगिता निकालनी है तो टीवी देखना ज़रूरी सर है, हम नहीं देखते। और टीवी भी ऐसा देखना ज़रूरी है जिसमें प्रचार अच्छा खासा है। तो उसके लिए या तो साउथ इंडियन मूवी देखेंगे और या तो तारक मेहता तो है ही। ये नहीं दिन भर बैठ कर देखते रहें, तब समस्या हो जाएगी, तब निकलना होगा, कुछ निकल जाएगा कुछ। तो यहाँ तक आप कर लेंगे, 1853 का चार्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुढ़िया बिस्तर समेटेंगे।